आपके लिए आज की कहानी है सच्ची दोस्ती। एक बार की बात है कि एक राजा और उसका वज़ीर दोनों बहुत मुश्किल में थे क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की ये एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही बहुत खुश रहते। दोनों अलग-अलग तो बस कभी-कभार ही दिखाई पड़ते। जहाँ राजा रहता था, वहीं उसका वज़ीर भी रहता और जहाँ वज़ीर रहता, राजा भी वहीं मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उनको एक साधु मिल गया जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था क्योंकि उसने आने वालों की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चल कर इससे बातें करते हैं, हो सकता है कि ये भला आदमी हमारा कुछ काम कर दे। सो दोनों ने उसके सामने लेटकर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो ये 2 आम ले जाओ, एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और ये दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक ही लड़के को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वज़ीर के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियाँ मनाई गई। ब्राह्मणों को बिना नाप-तोल के बहुत सारी भेंटें दी गई। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया, सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में सच में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। और इसके बाद जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कहीं दाइयाँ रखी गई और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कहीं टीचर पढ़ाने के लिए रखी गई। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे हो निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहाँ वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफ़ी देर बाद राजकुमार वो थक गया और उसे प्यास भी लग आई। वे अपने घोड़े से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ के बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और वज़ीर का बेटा पानी की खोज में चला गया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वे राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वे 1-2 मील गया होता कि उसको उसका स्रोत मिल गया। वहाँ उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठा देखा। उसने ये भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। वे दृश्य देखकर तो वे आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले गया था। जब वज़ीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रह गए थे और तुम ऐसे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वज़ीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ ज़रूर ही कुछ हुआ है। तब वज़ीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी और वह शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूँगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वज़ीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा है। वज़ीर का बेटा बोला, डरो मत, हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं जबकि शेर सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वज़ीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उनको ज़मीन पर लिटा दिया। जब भी राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर वहाँ से चल दिया। वज़ीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जगा तो वहाँ वज़ीर के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर बोला, अरे ये परी कहाँ गई?
वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसको ले गया है। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो तुमको मरने के लिए यहाँ छोड़ गया? वे तुम्हारा दोस्त नहीं, वे तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और एक बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराइयाँ थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदे से पेचीदी मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर वहीं भी जा सकता था, मतलब कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहासुनी हो गई तो उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इस परेशानी में समय में वे अपने दोस्तों के पास पहुंचा और जाकर उन्हें सब हाल बताया। उसने उनसे कहा कि वे उसके साथ किसी दूर देश चले। राजकुमार और बढ़ई दोनों राजी हो गए और तीनों वे देश छोड़कर वहाँ से कहीं और चले गए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वे अपने दोस्तों को पकड़ सके और बदनसीबी से वे दूसरे रास्ते पर चला गया और उसको नहीं पा सका। वे इस आशा में चलता रहा कि वे अपने दोस्तों को ढूंढ रहे, पर जब काफ़ी दूर जाने पर भी वे उसको नहीं मिले तो उसको लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे थे कि वे उनको पकड़ ही नहीं पा सकते। पर इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई दोनों बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। वो सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ा क्यों नहीं पाया है। वे लोग तो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। आखिर ये सोचकर उन्होंने उनके आने की आशा छोड़ दी कि शायद उनको घर की याद आ रही होगी तो वे घर वापस चला गया होगा। चलते चलते राजकुमार एक बहुत बड़े मैदान में आ निकला जिसके बीच में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग खड़ी थी। उसने सोचा, यहाँ कौन रहता है? यकीनन कोई ताकतवर आदमी रहता है, मैं जाकर मालूम करता हूँ। सोचते हुए वे उस बिल्डिंग के दरवाजे के पास गए। वो दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहुत ही सुंदर लड़की ने दरवाज़ा खोला और बड़ी मीठी आवाज़ में उसको अंदर आने के लिए कहा। जब वे अंदर आ गया तो वे रो पड़ी। राजकुमार ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो वे बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे ज़माने देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के मुँह में आ फंसे हो। तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमको पता नहीं कि यहाँ एक राक्षस रहता है जिसने कई मीलों तक दूर दूर तक सारे आदमियों को खा लिया? अफसोस, अब तुम्हें मैं क्या बताऊँ, मुझे डर है कि वे तुम्हें भी न खाए। राजकुमार बोला, नहीं, तुम इतनी नाउम्मीद धीरज रखो, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। कोई लड़की सशक्त होगी, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा कैसे करूँ। फिर भी उसको मकान के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उसको और उससे बोली, अब तुम यहाँ तब तक चुपचाप रहो जब तक कि मैं दोबारा न आऊं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शाम को रास्ता लौटा तो उसकी तेज जुबान की ताकत से उसे बता दिया कि वहीं कहीं कोई आदमी मौजूद था। उसने लड़की से पूछा, तो क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी आदमी है? कौन है वे? कहाँ है वे? जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यहाँ कोई आदमी नहीं है। तुम क्या समझते हो कि यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा तो सारी दुनिया के लिए बेहूद। यह सुनकर राक्षस चुप हो गया। स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस पर हो गया तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसको उससे मजाक सूझा तो उसने
उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहा। वह बोली, तुम मुझे रोज़ इस घर में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यही पता नहीं होता कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊँगी, क्या करूँगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफ़रत भी करने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी दिन में मुझे मार देंगे। तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? क्या मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? राक्षस बोला, प्रिय रो मत, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। फिर उस बिल्डिंग के एक और बहुत बड़ा खंबे की ओर इशारा करते हुए कहा और बोला, जब तक ये खंबा नहीं टूट जाए मैं नहीं मर सकता। पर यहाँ कौन है जो ये बात जाने। अगली सुबह जैसे ही राक्षस बाहर गया, वे लड़की गई और उसने राजकुमार को आज़ाद कर दिया और उसको रात वाली सारी बातें बता दी। राजकुमार ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वे बोला, बस यही समय है, मैं इस खंबे को तोड़ देता हूँ और उस राक्षस को मार देता हूँ। ऐसा कहकर उसने खंबे को मार मार कर तोड़ दिया जब तक उसके हिस्से टुकड़े नहीं हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी, क्योंकि जैसे ही वे खंबे को मारता था राक्षस को जोर जोर से चिल्लाता था। जब खंबा टूटकर गिर गया तो राक्षस भी मर गए। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उस घर में रहने लगा। आसपास के लोग उसका राक्षस को मारने के लिए धन्यवाद करने के लिए आए। उसके बाद उस देश में शांति और खुशहाली छा गई। आसपास की ज़मीन में फिर से खेती होने लगी, गांव बसने लगे। वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत होने लगा। पर सच्ची खुशी हमेशा के लिए तो नहीं रहती। एक दिन वे लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की की दीवार पर भी रख दी कि एक कौवा वहाँ आया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वे उसको बहुत दूर समुद्र के पास लेकर उड़ गया और वहाँ जाकर उसको पानी में गिरा दिया। वहाँ उसको एक बड़ी सी मछली ने मिल लिया और इस मछली का इत्तेफाक से एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उसने देखा कि मछली बहुत बढ़िया थी, सो उसे राजा के महल में राजा के खाने के लिए ले आया। जब रसोईया मछली साफ कर रहा था तो उसको उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको ये बड़ा अजीब सा लगा, सो वे राजा को पास गया। राजा ने वे कंघी देखी तो उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसने चारों तरफ अपने आदमी भेजे कि वे उस कंघी वाले का पता लगा कर ले और उसको बहुत बड़ा इनाम देने का वायदा किया, जो उसे उसके पास लाएगा। कुछ समय बाद वो स्त्री मिली जिसने कहा कि वे कंघी उस कंघी की पहचान थी और उसने ये वायदा भी किया कि वे उस कंघी की मालकिन से राजा को मिलवा देगी। वे राजकुमारी की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी ही उसके परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि उसको घर में रहने के लिए भी बुला लिया, जो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती, तो उसने राजकुमार को जेल दे दिया और हकीम को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से ये कहलवा दिया कि वे अपनी मौत ही मारा। उस राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई, पर उसके इतना दुखी होने पर तो लोगों को लगा कि वे तो मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसको एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने प्राइवेट कमरे में रख लिया। उसने अपने पति से उसके दो दोस्तों के बारे में अक्सर सुना था कि वे क्या कर सकते थे। उनको आशा थी कि एक दिन वे उनसे ज़रूर मिलेगी और अपने पति को जिंदा करवा देगी। जैसे ही उस स्त्री को मौका लगा, उसने उस लड़की को उसका घर छोड़ने के लिए और अपने साथ रहने के लिए कहा कि वहाँ तो वे काफ़ी परेशान थी। कुछ दिन वे वहाँ से कहीं दूर लेगी तो उसको थोड़ी शांति मिल जाएगी। लड़की राजी हो गई और उसके साथ चली गई। अपने घर आते ही उस स्त्री ने राजा को खबर की कि वे अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। राजा
वहाँ आया और उस लड़की को ज़बरदस्ती अपने में ले गया और उससे प्रार्थना की कि वे उसके साथ अपनी जान में करे। लड़की बोली कि वे उसे शादी तो कर लेगी पर उसको 6 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि उसके पंडित ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस दिन का इंतजार करने लगा जब वे दिन आएगा जब वे उस लड़की से शादी करेगा। उसके लिए उसने एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बना दिया था। वे उसी में अकेली रहती थी। इस बीच वो लड़की भगवान से ये मनाती रही कि उसके पति के दोनों दोस्तों को कहीं से उसे मिल जाए तो वे उस राजा की शादी करने से डर जाए। वे हर जगह पूछताछ करती रही। वे हमेशा अपनी खिड़की पर ही बैठती रहती और इस आशा में बाहर की तरफ देखती रहती कि शायद वे दोनों वहाँ से कभी न कभी गुजरेंगे। एक दिन उसने 2 आदमी अपने घर की तरफ आते देखे तो उसने उससे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? वे बोले, हम लोग यात्री हैं और काफ़ी यात्रा करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ हमारा एक दोस्त भी था, राजकुमार था, पर अब वे खो गया है। हम उसी को ढूंढते हैं। लड़की बोली, आप अंदर आइए और थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए। शायद मैं आपके खोए हुए दोस्त को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूँ। वे दोनों महल में चले गए और उस लड़की के पास बैठकर उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई। लड़की बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ हैं, पर मुझे अफसोस है कि राजकुमार तो मर चुका है। ब्राह्मण बोला, उसकी आप चिंता नहीं करें, मैं उसको जिंदा कर लूँगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हम ठीक जगह पर पहुँच गए। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। आप हमें राजकुमार का सही दिखा दीजिए। लड़की बोली, तो ठीक है, हमको बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वे मुझसे शादी के लिए 6 महीने तक का इंतजार करेगा। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और 6 महीने पूरे होते ही वे मुझको यहाँ से ले जाएगा। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पेड़ा लगा रखा है। जो कुछ भी यहाँ होता रहता है वो पेड़ा जाकर राजा को सब बताते रहते हैं। मुझे यकीन है कि आपका यहाँ होना भी राजा का पता चल गया। अब देखना ये है कि हम यहाँ से निकले कैसे। बड़े बोला, मैम आप डरिए नहीं। अगर आप मुझे ज़रा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ला दे तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूँगा जो उसके मालिक की इच्छा पर इधर से उधर आ जा सकेगा। लड़की बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ। इसी समय उस लड़की ने एक राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा। मैंने आपकी शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है। आप मुझसे पूछ रहे, आप मुझे 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दे। राजा ने तुरंत ही उसके बाद मानकर उसको 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दी। बड़े ने उससे मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा। वो भले शानदार राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी भाभी और ननद को यहाँ तुरंत आने की जरूरत है। मैं अपनी शादी के बारे में उनसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। राजा ने उसकी इस प्रार्थना की मान ली। जैसे ही वे दोनों स्त्रियाँ उस लड़की के पास उनके मकान में पहुँची, वैसे ही बड़े ने उस मकान को राक्षस के मकान के पास जाने के लिए कहा। वहाँ उसको राजकुमार मिल जाता है और वे लोग राजा से आराम से रहते हैं। बड़ाई के कहते ही चंदन का मकान उठ चला और फिर इतनी बेआवाज़ उड़ाई कि किसी को पता भी नहीं चला क्या हो रहा है। वे सब तो बस उसकी बनावट की ही तारीफ करने लगे थे कि अचानक उन्होंने अपने आप को मरे हुए राजा के महल के पास पाया। लड़की ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई। ब्राह्मण ने बस उससे अपना हाथ छुआया कि वे जिंदा हो गया। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार की शादी लड़की से करा दी गई।
बाद में पता चला कि ये तो उस समय के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। राजकुमार के दोनों दोस्त बड़े ब्रह्मशाली राजकुमारी की नींद और पागल से गड़बड़ की। सब लोग राक्षस के मुकाबले में बहुत दिनों तक खुशी रहे। शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, ओ वजीर के बेटे, जैसे ब्राह्मण और बड़े उस राजकुमार के दोस्त थे, वैसे लोग ही दोस्त होते हैं। राजकुमार की तो तुम बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुमको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, उसको तुम अपना दोस्त मत कहो, वे तुम्हारा दोस्त नहीं है। खैर, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम अपने घर जाओ और शांति से रहो। और वजीर का बेटा वहाँ से चला गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें।